बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं एट टीवी विद सादिया सादात। हमारा बहुत ही पॉपुलर शो रहा सरफराज नवाज साहब के साथ और लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स किए और उन्होंने जानने की कोशिश की कि इन सवालात के जवाब अगर आप हमें सरफराज नवाज साहब से अगर लेके दे दें, और बहुत ही उन्होंने खुद अपनी रिक्वेस्ट करके लोगों ने कहा कि प्लीज आप इनकी एक और इंटरव्यू करें और उसके ऊपर हम थोड़ी सी ये इनका इस चीज के ऊपर जानना चाहते हैं कि क्या व्यू पॉइंट है। तो आज फिर हमारे साथ लेजेंड क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारे पास लोगों की कमेंट्स हैं जो कि मैं उनसे पूछूंगी कि सर प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा आप जरा अपनी राय दे दें। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू जो आपने कहा है। आई एम ग्रेटफुल टू पीपल एज वेल कि उन्होंने कमेंट्स किए हैं, सुना बकायदा जी। जी जी जी। सर सबसे पहले तो लोग आपकी व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं क्रिकेट टीम के हवाले से, क्योंकि अभी टेस्ट मैच आ रहा है परसों ही है। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी क्रिकेट टीम कैसी परफॉर्म करेगी? देखिए 5 तारीख को ये मैच शुरू होगा, ये जी जी मैनचेस्टर में, और वहां पे मेरा ख्याल है मौसम भी गर्म आ रहा है। और ये जो नेक्स्ट वीक है, 1-2 दिन के अलावा तो कहते हैं 28, 30, 32, 33 टेम्परेचर रहेगा लंदन में। और हम्म, मेरा ख्याल है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में जो मैच है वो भी काफी हम्म, गर्म रहेगा मामला। तो अच्छा। एक तरफ तो देखा जाए कि इंग्लैंड की जो टीम है, दे ऑलरेडी प्लेड अगेंस्ट वेस्ट इंडियंस, और उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बन गया है। उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है, आखिरी 2 टेस्ट मैच जीते हैं। और उसके हम्म, बाद लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की बॉलिंग काफी स्ट्रांग है, लेकिन बैटिंग उनकी अगर देखें तो वो भी इतनी उम्दा जो सोचा था वो वैसे नहीं है। अगर पाकिस्तान हम्म, के बॉलर बकायदा अच्छी बॉलिंग करें, अपनी लाइन और लेंथ में रखें, और उसके बाद मेरे ख्याल में अगर 2 स्पिनर पाकिस्तान टीम डाल ले, एक तो है आपका हम्म, यासर, और यासर ने जो 2-3 साल पहले सीरीज हुई थी लॉर्ड्स के ऊपर बड़ी उम्दा बॉलिंग करके वन साइडेड मैच कर दिया पाकिस्तान की जीत के जी जी लिए। बिल्कुल। लेकिन जी उसके जी बाद मैं ये कहूंगा कि एक जो दूसरे बॉलर हैं शादाब, उसको भी अगर हम्म, डालें, क्योंकि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन एक बीच में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की बजाय एक एक्स्ट्रा बॉलर डाल लें तो ड्राई मौसम भी है, और पिच पे ऊपर सुनने में आ रहा है कि घास भी नहीं है। और ये वैसी पिच कहते हैं जैसे वेस्ट इंडियन के ड्यूरिंग थी। तो उसमें मैं कहूंगा कि ये 3 तेज बॉलर खिला लें 4 की बजाय, और 2 स्पिनर हम्म, अगर डाल लें तो मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लैंड की हम्म, टीम स्पिनर के अगेंस्ट इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है। एक तो रूट है, और दूसरा जो हम्म, उनका वाइस कैप्टन है वो भी फ्लिंट, जो स्ट्रोक है, वो भी स्पिनर के अगेंस्ट इतना मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो यही 2 मेन प्लेयर हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो बैटिंग तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड की डिबेटेबल है, बॉलिंग इंग्लैंड की भी अच्छी है, और बॉलिंग पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ज्यादा बेहतर है। क्योंकि तेज बॉलरों की अगर आप बात करें तो नसीम शाह, ही इज ए यंग गाय, अभी नया इंग्लैंड में आया है और ज्यादा तजर्बा भी हम्म, नहीं है। स्पीड उसकी वन ऑफ द क्विकेस्ट कह सकते हैं। और उसके बाद हम्म, आपके पास शाहीन अफरीदी है, वो काफी सक्सेसफुल रहेगा, टॉल है, और जी जी लाइन और लेंथ भी उसकी अच्छी है। और मेरा ख्याल है इसके बाद फिर तीसरा आपके बॉलर अब्बास है। अब्बास से भी लास्ट हम्म, जो सीरीज हुई थी बेस्ट बॉलर हम्म, डिक्लेयर हुआ था, तो लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम है। उसको ये देखना अच्छा। होगा कि स्पीड थोड़ी ज्यादा बेहतर अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये पाकिस्तान की हम्म, बॉलिंग स्ट्रेंथ है। बैटिंग में मैं कहूंगा कि कैप्टन अजहर तो नंबर 3 पे आएंगे। ओपनर मेरा ख्याल है मसूद है, और उसके साथ आबिद, और 4 नंबर पे हम्म, जो हमारा वन ऑफ द बेस्ट मैन कंसिडर किया जा रहा है हम्म, बाबर आजम है हम्म, 4 पे, और बाबर 5 पे आजम जी। शफीक है। शफीक ने भी यहाँ पे सेंचुरी की हुई है, 50 भी की है।
लास्ट सीरीज जो पाकिस्तान की हुई थी, तो उसके बाद फिर रिजवान और बाकी 5 जो बॉलर गिनवाए हैं, तो ये मेरा ख्याल है एक लाइनअप अगर बना लें। कुछ ख्याल था लोगों का कि शादाब की जगह अगर एक ऑलराउंडर दूसरा डाल लिया जाए, फवाद आलम या एक फास्ट बॉलर जो बैट्समैन भी है, तो लेकिन मेरा ख्याल है शादाब इज मच मोर इफेक्टिव रादर देन आप अगर कोई बैट्समैन डालें। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की लाइनअप अगर बना लें तो इट विल बी मोर सक्सेसफुल करने सक्सेसफुल। का चांस है। और ये मैं कहूंगा कि बैटिंग पाकिस्तान की थोड़ी, मैं कहूंगा कि अभी जो इंग्लैंड ने बैटिंग वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट खेले हैं, कुछ उनको प्रैक्टिस भी है, कॉम्बिनेशन कुछ बना है, लेकिन बॉलिंग मेरा ख्याल है पाकिस्तान की स्पिन अटैक विल बी मोर इफेक्टिव। फास्ट बॉलिंग भी जो इंग्लैंड की है काफी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है और लाइन और लेंथ उनकी बन चुकी है, कॉम्बिनेशन भी बन गया है। तो अब ये है कि पाकिस्तान को सबसे जो जरूरी है रन ऑन द बोर्ड। अगर 350 400 350 400 रन पाकिस्तान करता है इनिंग्स में, तो पाकिस्तान के काफी इफेक्टिव होने के चांसेस हैं। तो ये करना होगा कि रन पाकिस्तान करे, उसके बाद फील्डिंग पाकिस्तान की इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल इंग्लैंड की बिल्कुल फील्डिंग देखें तो स्लिप फील्डिंग इंग्लैंड की बड़ी आउटस्टैंडिंग है, बड़ा मुश्किल है कि कैच ड्रॉप करें। तो बिल्कुल उसके सर, बाद ये मुझे समझ नहीं आता, ये अभी से नहीं, जी बहुत पहले से है कि वो पाकिस्तान जो चेस करने में या जो फील्डिंग है ना, पाकिस्तान बहुत ही बुरी, मतलब मैं कहती हूँ परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू दी अदर टीम्स। और ये पाकिस्तान का आई थिंक एक वीक पॉइंट है, और काफी अरसे से ये वीक पॉइंट है। आप माहिर हैं तो ये आपको लगता है कि कैच इन्होंने छोड़ने में। इस पे कुछ किया? आपने ठीक जी, कहा, कैच छोड़ने में काफी माहिर है, और हर माहिर मैच है। में जी चार जी पांच कैच तो इनका छोड़ना एक वतन वसीला बन गया। होपफुली अब ये ऐसा काम ना करें। और उसके बाद जी। मैं ये एक काफी मेरा ख्याल है कि टफ मैच होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिजिकल फिटनेस के ऊपर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं, इनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहनी चाहिए। नसीम शाह खास तौर पे यंग फास्ट बॉलर है, उसके ऊपर काफी बर्डन होगा। तो ये सारा मैं कहूंगा कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और उसके बाद डिटर्मिनेशन बड़ा जरूरी है। ये ना सोचें कि हम इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेल रहे हैं, यही समझे कि हम वी आर द बेस्ट, और ये समझते हुए मैदान में उतरे कि वी आर द बेस्ट एंड वी आर गोइंग टू विन एंड किल द अदर टीम। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर थोड़ा सा एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, क्योंकि ये मुझे किसी ने एक साहब थे, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर आप सवाल ये आप पूछ लें कश्मीर के हवाले से, कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर के हवाले से हमारी हुकूमत क्या अभी तक अपना कोई बेहतर रोल प्ले कर सकी है? और स्पेशली आज मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने अभी सुनने में आया है कि ये जो इजहार यकजहती इन्होंने मनाना है कश्मीरियों के साथ, फिर 1 मिनट की साइलेंस उन्होंने कहा कि होगी, कश्मीर हाईवे का नाम चेंज करके श्रीनगर हाईवे कर दिया है, एक नगमा बना दिया। तो आपके ख्याल में क्या ये वाले पॉइंट्स, मतलब हम हुकूमत का ये कदम अच्छा है टुवर्ड्स दी आजादी ऑफ कश्मीर? देखें, वो यंगस्टर है मुरीद भाई, तो मैं उसका क्या जवाब दूं। ही हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इस तरह की चीजों में। तो उसका नाम श्रीनगर रख दिया, कश्मीर रोड का। तो ये इस तरह हाईवे। की चीजें जी नहीं जी। करनी चाहिए अभी, क्योंकि कश्मीर रोड है, काफी देर से ये रोड है, इसको ऐसे बदल देना और बजाय किसी चीज के सोचे समझे तकरीर में आके ये ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। अब मैं ये, अगर कश्मीर की आपने बात कर ही दी है, तो 5 तारीख को ये इंशाल्लाह बनाएंगे लॉन्गेस्ट, अपना सबसे बड़ी जंजीर जो ये प्लान किया हुआ है कि दुनिया में ये सबसे बड़ी जंजीर बनेगी। तो इंशाल्लाह होपफुली ये बननी चाहिए और कामयाबी से बननी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, जो कश्मीरी वहां पे शहीद किए जा रहे हैं इंडिया में, उसके बाद बच्चों के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, औरतों के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, इसके ऊपर
पाकिस्तान हुकूमत की ना कोई पॉलिसी नजर आ रही है, ना ही इमरान खान का कोई प्लान उसने पार्लियामेंट में कोई डिस्कस किया है या तकरीरों में बताया है। वो जाते हैं कि जी मैं आज़ाद कश्मीर तकरीर करूंगा, पार्लियामेंट में इजलास में तकरीर करूंगा। इस तरह की ये तकरीरों से तो कश्मीर का हल नहीं है। अब देखें पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं और उसके बाद फिर कश्मीर के, पाकिस्तानी कश्मीर के एरिया में किस तरह वो बमबारी कर रहे हैं और रोजाना कोई ना कोई बच्चे औरतें जो शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। इसका कोई सद्भाव करना चाहिए, कम अज कम थोड़ा तो रिटेलिएट करें। हम तो इस तरह थोड़ा गुमसुम रिटेलिएट होके करें, बैठ बिल्कुल। गए हैं और कुछ नहीं कर रहे, जी। और ये बस जुबानी कलामी। अब आप देखें अफगानिस्तान में थोड़ा सा इशू हुआ था, 12-15 मुल्क इकट्ठे होके वहां आ गए हो थे, गए उनकी थे। फौजी आ गई थी। उन्होंने किस तरह ये अफगानिस्तान में इशू बना दिया। लेकिन ये कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? पूरी दुनिया में एक मुल्क सिवाय टर्की के किसी ने बात नहीं की, या एक प्राइम मिनिस्टर साहब रिटायरमेंट दे दिया, उन्होंने बात की थी फार ईस्ट से। तो इसके अलावा किसने बात की है? और कोई ऐसी, मैं कहूंगा कि इनका प्लान ही नहीं है कि कश्मीर को कश्मीरियों के लिए कुछ ये आगे बढ़े। कुछ ना कुछ तो मेरा ख्याल है कोई तो रिटेलिएट करें, कोई बॉर्डर के ऊपर फौज को कोई ऑर्डर करें कि कोई थोड़ा सा इनको नसीहत करें कि कश्मीरियों को जी जी बेचारों को जो एक साल से कैद में रखा हुआ है, और उनके जी लिए जी। ये कोई ना कोई तो पैमाना करना चाहिए। ये जलसे जुलूस बिल्कुल। तकरीरों से क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये मैं सर, पर कई लोग तो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, अगर ऐसी कोई बातें करेंगे तो हमारे अगेंस्ट ना चली जाए, हम पे और सैंक्शंस ना लग जाए। हमें एफएटीएफ की पहले ही ऑलरेडी ग्रे लिस्ट के अंदर है, तो आपका नहीं ख्याल कि कुछ हुकूमत इस वजह से अपनी बचाव कर रही हो? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखें ये कोई प्लान है ही नहीं। कुछ करना चाहिए था इनको कि कम अज कम कोई थोड़ा सा अटैक ही कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म। पाकिस्तान फौज दुनिया की जबरदस्त फौज है। अब और उसके बाद देखें ये जो चाइना के और बॉर्डर के ऊपर जो गड़बड़ हुई थी, इंडिया ने की थी, वो हुई है ना कुछ ना कुछ। तो ये हम भी बिल्कुल, इस मतलब कश्मीरियों आप के कह रहे लिए हैं आगे पत्थर का बढ़ना जवाब ईंट चाहिए से नहीं, पाक तो कम से फौज कम को। पत्थर का जवाब पत्थर से ही दे दे वो। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पत्थर का जवाब ईंट से नहीं, तो कम से कम पत्थर का जवाब पत्थर से ही दे दे वो लोग। देना चाहिए। मेरा मतलब कि हमारी पाक फौज जबरदस्त है। हम भी न्यूक्लियर है, अगर इंडिया न्यूक्लियर है तो वो कुछ तो कश्मीरियों के लिए करना चाहिए। ये जो अपना जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, ये करेंगे, तकरीर करेंगे। इमरान खान वहां तकरीर कर रहा है, इस्लामी तकरीर कर रहा है। तो इस तरह की बातों से कश्मीर थोड़ा मिल रहा है। और उसके बाद आप देखें कि रोजाना कश्मीरियों से जो जुल्म हो रहा है, उसका हमने क्या उनको जवाब दिया? कुछ भी नहीं। हम बस तकरीर कुछ भी नहीं करके, दिया। तो अब जंजीर बन जाएगी, जंजीर बन भी जाए तो उसका कश्मीरियों को, इंडियन कश्मीरियों को क्या क्या फायदा, फायदा है? बिल्कुल। सर, बल्कि एक शख्स ने, सॉरी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक साहब थे, उन्होंने एक कमेंट किया था कि जो शहरियार आफरीदी और अमीन अली जो गंडापुर है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपके ख्याल में ये कोई हल होगा इस चीज का? देखें वो तो कईयों को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इन एक्सपीरियंस लोगों को जो डाला हुआ है पार्लियामेंट, वो मिनिस्ट्री के अंदर, कैबिनेट के हम्म। अंदर, वो काफी लोगों को हटाना चाहिए जो बाहर से आए हुए हैं। अब आप देखें बाहर से जो लोग आए हुए हैं, मोहित की बात कर लें, क्या नाम है, मोहित यूसुफ। यूसुफ साहब जो है, हाँ। ये इसके पास है सर, पहले अपना मोहित ग्रीन यूसुफ कार्ड। साहब की बात करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा क्लिप दिखाना चाहूंगी, आप पहले वो देख लें, और फिर मैं आपसे एक सवाल भी इस हवाले से करना चाहती हूँ। Yeah, essentially not day, but 3 days. This lasted 3 days. This is a group, a terrorist group called Lashkar-e-Taiba, operators of which allegedly crossed over from Pakistan, got into Mumbai, the Indian financial capital, if you will. 12 coordinated attacks at various locations around the city, including an iconic Taj Hotel. Ultimately killing over 160 people, injuring over 300, including U.S. citizens, given that they targeted centers frequented by foreigners. So
the Indian media dubbed this as India's 9/11. It is sort of unprecedented scale of a coordinated terrorist attack in India. And it, as I said, lasted 3 days. Woefully inadequate Indian intelligence and then law enforcement response made it worse for them. So this is a group that essentially believes or sort of fights for the freedom of quote-unquote Indian Muslims in Kashmir. Kashmir is the disputed territory between India and Pakistan. Has been disputed since they were created in 1947. Both claim it, and Lashkar-e-Taiba essentially argues that this is a holy war, a religious war, in which the Muslims in Kashmir, who are in majority in the state, need to be essentially freed from Indian rule. And in Kashmir, you have a sentiment that wants to drive towards independence. They've asked for autonomy for the longest period from the Indian state. So there are problems there. And this group, of course, takes it upon itself to use violence to hurt India, essentially. That's the agenda. जी सर, जैसे अभी आपने क्लिप देखा, अब आप मुझे थोड़ा सा के हवाले से बताएंगे कि ये इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट है इन साहब के पास, मोईन यूसुफ साहब के पास। अब आप मुझे बताएं सर, क्या इनको ये देनी चाहिए थी ये वाली पोस्ट? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये ग्रीन कार्ड होल्डर है शायद, और उसके बाद फिर अमेरिका में ज्यादा वक्त गुजारा है। अब जरूर उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, वहां नौकरी छोड़ दी है। ये नौकरियां कुछ नहीं होती, ये इंटेलिजेंस के लोग भी होती हैं कि हमको पता ही नहीं होता कि ये अंदर से इंटेलिजेंस की क्या अमेरिका को चीजें पहुंचा रहे हैं, क्या हो रहा है। और उसके बाद जब ये हुकूमत से जब खत्म होगा तो ही विल गो बैक, और वहां जाके पता नहीं अभी से क्या चीजें दे रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा ग्रीन कार्ड होल्डर है और नेशनल सिक्योरिटी में रखा हुआ है, कितनी शर्मनाक बात है। और मैं हैरान हूँ कि पाक फौज जिसके ऊपर खामोश बैठी हुई है, उनको चाहिए था कि नेशनल होता पाकिस्तान का और उसका बैकग्राउंड का इनको सबको पता होता शुरू से कि ये पाकिस्तान में रहा है, क्या करता रहा है, और इसकी फिर इंटेलिजेंस जो होती है, क्लियरेंस होती, इस तरह की बातें हैं ही नहीं। ये तो मैं इस वक्त तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अजीबोगरीब बात है। आज देखें, इमरान खान ने कभी तकरीर की है कुछ, वो मैंने अभी सुनी है, उसमें पाक फौज को इसने लताड़ा है। उसने कहा जी पाक फौज को ये बस कहना चाहिए कि आप जाएं, ये कैप्चर कर लें हिल, उसके अलावा पाक फौज का कोई हिसाब ही नहीं है। उनका ना उनको तरीका आता है मुल्क चलाने का, ना ही उनको इल्म है। इस तरह की देखो, इस तरह की इमरान खान बातें कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि पाक फौज अगर इसको एक दिन भी इससे हाथ उठा ले तो ये खत्म हो जाता है। पाक फौज की वजह से पूरी दुनिया अपना पाकिस्तान को मानती है। पाक फौज की वजह से इंडिया इस तरह खामोशी से बैठा हुआ है। तो पाक फौज के ऊपर ही ये बातें उठा रहा है कि चर्चिल ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। और इमरान खान खुद शर्म करो कि अपनी पाक फौज के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हो और पाक फौज को शर्मिंदा कर रहे हो। तो ये अगर पाक फौज ने नहीं सुना तो ये दोबारा आप भी सुना दें इनको अपने प्रोग्राम में। तो मैं I discovered that it's not the fault of generals. It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They're not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They should be given, projects, okay, go capture that hill. But when you tell them to run the country, it doesn't work. मैं इससे ये कहूंगा कि ये हैरानकुन चीजें हो रही हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान ये बातें क्या करनी शुरू कर दी हैं। तो सारे मुल्क में लोग कहते हैं कि अगर पाक फौज इसको ना चाहती तो ये आधे वोट भी नहीं ले सकता था। सर, मैंने आपसे यही पूछना था कि ये जो अब हम लोग देखते हैं कि ये इमरान खान साहब की, क्योंकि आप बहुत ही करीबी साथी रह चुके हैं और काफी अरसे का आपका याराना था, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये जो
इन्होंने इस तरह का यूटर्न मास्टर भी जो इन्हें कहा जाता है, तो ये इनकी अब कोई आदत डेवलप हुई है पॉलिटिक्स में आने के बाद, या पहले की ये थोड़ी आदत थी इनकी? नहीं, ये तो देखे ना शुरू में ये इस तरह की आदतें तो है। एक तो ये अमीर आदमियों के साथ हमेशा दोस्ती करता है कि कोई अमीर आदमी हो वो इसको खिलाता पिलाता रहे। दूसरा इसका ये है कि अभी आप देखें जितने वेल टू डू आदमी हैं उनको इसने लगा के और उनको सारे ये फायदे पहुंचा रहा है। करोड़ों अरबों को ये जो फायदे पहुंचाए हैं यूटिलिटी स्टोर में, और उसके बाद फिर ये गंदम में, उसके बाद अभी आप देखें पाकिस्तान दुनिया में 8वां बड़ा मुल्क है जो गंदम पैदा करता है, तो हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की आज देखें हैरानकुन बात आज पार्लियामेंट में फिर मिनिस्टर तो ने चीनी भी कहा है इंपोर्ट करने की बात हो रही है अब तो चीनी भी गंदम इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे कर रहे हैं। पाकिस्तान को। तो जी ये जी। अब आप देखें कि गंदम। जिस तरह इन्होंने करप्शन की है, अब वो कहते हैं कि फिर चीनी वाला मामला एक और कमेटी के सपुर्द कर दिया, इन्वेस्टिगेट होगा, और उसके बाद गंदम का मामला शायद डेड ही कर दिया। और इस तरह यूटिलिटी स्टोर में जो करोड़ों अरबों के फ्रॉड हो रहे हैं और करप्शन हो रही है, ये और इनके एमडी और चेयरमैन के आपस में जो इख्तलाफात पड़ गए यूटिलिटी स्टोर में, उन्होंने लेटर लिख दिया है कि ये करप्शन हो रही है। भाई करप्शन हो रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तो ये इस तरह की बातें। और इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब बेसिकली ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर जब ये सारी चीजें हुई हैं, और ये सुनने में आ रहा है कि असद उमर को फ्यूचर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है, और ये जो शेख साहब आए हुए हैं ये भी सुनने में आ रहा है कि छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह कोई एक दो और भी छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये काफी चेंजेस अब पाकिस्तान में आने वाली हैं। इसमें अब देखते हैं कि क्या कौन से आदमी आते हैं, क्या होता है। और इसको जो सफल करनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि जो अच्छे लोग हैं इनको लाना चाहिए। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि अगली सेनेट का इलेक्शन हो। अब सेनेट तक पता नहीं इमरान खान साहब रहते भी हैं कि नहीं, और सेनेट का ये इमरान इंतजार कर रहा है कि सेनेट में इनकी फिर मेजोरिटी आ जाएगी, सेनेटर ये ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिनको मिनिस्टर बना सके। अब इन सोचों में पड़ गए। भाई ऑलरेडी जो आपकी कैबिनेट है इसमें जो बेकार आदमी आपने रखे हुए हैं, सिफारशी रखे हुए हैं, मोहब्बत से रखे हुए हैं, जिसको इमरान आपको माल खिलाते रहे हैं उसको आप ले आए, उनको तो फारिग करें। तो लेकिन ये इस तरह का मामला कितनी देर तक लोग बर्दाश्त करेंगे? कितनी महंगाई है, कितना कुछ लोग अवाम सारे जो पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि जितनी इमरान खान ने करप्शन फैला दी है आज तक नहीं हुई, और ये लोग कहते रहे हैं। मैं कहता हूं कि साकिब निसार पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, जिसने इमरान खान को क्लियर किया है। इसके पास इतनी दौलत, मैं पूछता हूँ कि कहां से आई? इमरान खान ये जवाब दो, गाड़ियां इस तरह की चीजें वो तुमने किस मुल्क में कितने टैक्स दिए हुए हैं ये बताएं। हाँ, तो ये इतनी इतनी महंगी चीजें तुमने जो रखी हुई हैं, बैंक अकाउंट्स हैं तुम्हारे, उसके बाद फिर जमीनें हैं बखर में इधर उधर से, अब ये डाल दिया कि मेरे बड़ों ने ये मुझे डोनेट की हुई है। ये सारे झूठ आपके अल्लाह ताला सामने लेके आए कि ये सारे जो झूठ तुमने बोले हुए हैं, अवाम का पैसा लूटा हुआ है, जो वालदा का जो पैसा अपना बनाया आपने हॉस्पिटल में तो मेहरबानी करके आपने लगा दिया है। बाकी जो आप और आपकी बहन ने लूटा है उसका हिसाब तो दे दो कि ये पैसा आपके पास इतना आया कहाँ से है? आपकी बहन का मोहतरमा का पैसा इतना उसने कहाँ से बनाया है? और ये आप दो आदमियों के पीछे फिर पड़े हुए हैं कि जरदारी साहब हैं और नवाज शरीफ हैं। अब वहां पे आप और लोगों को सामने लेके आओ, आपके जो अपने करप्ट लोग आपकी मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं उनका भी तो हिसाब दो कि आपके ऊपर नजम सेठी ने केस किया हुआ है, उसका आप अफियर नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ ने आपके ऊपर केस किया हुआ है। आप अगर इंसान है तो अफियर तो है, सामने आमने जवाब दें। आप चुप करके बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये जो 35 फंक्शन की आपने बात की हुई थी ये भी केस दबा हुआ है। ये सारी चीजें जो दबा के बैठे हुए हैं। उसके बाद अकबर जो आपके सेक्रेटरी जनरल थे पुराने, उन्होंने आपके ऊपर बेशुमार इल्जाम लगाए हुए हैं।
वो जो आपके पास फॉरेन फंडिंग आई हुई है उसका हिसाब कर लो, ताकि आवाम को पता लगे कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने क्या हैं। वो साफ तो सामने लेके आवाम के सामने आओ, वो क्यों छुपा के बैठे हुए हो? और ये अपना ये जो आपने बरूफियापन लगाया हुआ है कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा शरीफ हूँ, मैं बड़ा फलान हूँ, तो मैं इस चीज पे हैरान हूँ कि ये बरूफियापन छोड़ो और अपना ये सारी चीजों को फेस करो, अदालतों में जाओ और नैब को बेजा इस्तेमाल ना करो। और ये मैं कहता हूँ कि जिस तरह के काम कर रहे हो, अल्लाह की लाठी तुम्हारे ऊपर भी एक दिन पड़ेगी। यानी निजाम हैवानों का निजाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। आजकल कहा ये बहुत जाता है कि जो भी शख्स हुकूमत के खिलाफ बोलता है ना, उसके ऊपर नैब के केसेस खुल जाते हैं, उसको नैब का एक जरूर चक्कर लगाना पड़ता है। तो आज वैसे मैं सोची थी कि आप काफी बता रहे हैं इसके हवाले से, हुकूमत के हवाले से, तो कहीं आपका भी ऐसा कोई मूड नहीं है कि कोई एक आध नैब का चक्कर लग जाए? नैब को मैंने एक केस भेजा था नजम सेठी का, और वो ही उन्होंने दबा दिया। लाहौर के डीजी ने ऐसा जवाब बनाया कि वो उन्होंने कहा कि ये मामला ही नहीं बनता ही नहीं है। तो मैं इसलिए हैरान हूं कि नैब इतनी करप्ट है कि जो मर्जी उनसे करवा लें वो करने को तैयार है। उसके बाद मैं ये चेयरमैन नैब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इमरान खान का ये एंटराज है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, सरेआम सारी चीजें सामने सबके सामने है। तो ये नैब के चेयरमैन साहब क्यों नहीं, ये जब हलफ लेके आए थे इन्होंने कहा था मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये हलफ ले रहा हूं कि मैं इक्वालिटी रखूंगा और मैं सच और अल्लाह का सिपाही बन के काम करूंगा, मैं किसी की फेवर नहीं करूंगा। इस तरह का हलफ अगर ये रिपीट कभी आप करवा दें तो फिर कौम को पता चले कि ये हलफनामा क्या था और अब काम क्या हो रहे हैं। तो दूसरा मैं ये कहूंगा कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं तो मैं इस पे तो मुझे बड़ा अफसोस शर्मिंदगी है। अब आपको मैं बता दूं कि मैं बात करनी नहीं चाह रहा था, पिछले 3 साल से मेरी क्रिकेट बोर्ड ने अपना पेंशन बंद की हुई है। क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल से मेरी पेंशन बंद की हुई है, क्योंकि मैंने कहा था कि क्रिकेट बोर्ड में जुआ है, क्रिकेट बोर्ड में क्रिमिनल है, करप्ट हैं, ये मेरे ऊपर मैंने, और ये सारी चीजें सच हैं। आपके सामने लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, पकड़े गए हैं, सजाएं हुई हैं क्रिकेट बोर्ड के लोगों को। और अब देखें नजम सेठी के ऊपर 1.7 अरब रुपए का ऑडिटर जनरल ने चीज निकाली है करप्शन की, और एहसान मानी उसको लेके छुपा के बैठ गया, क्योंकि एहसान मानी वन ऑफ द कल्प्रेट इन पीसीबी जुआ ग्रुप का आदमी है, और एहसान मानी ये नजम सेठी के साथ मिलके भी करप्शन करता रहा है। और ये मैं बार बार बातें करता रहा हूँ, और मैं इमरान खान को मैं ये पूछता हूँ, नैब को पूछता हूँ कि 1.7 अरब की जो करप्शन PSL 3 जो हुई है उसमें जो हुई है, ऑडिटर जनरल के पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो क्यों नहीं उसके ऊपर अब टेक अप करते? और इसलिए इन्होंने अब खामोशी की हुई है। इमरान ने भी कहा है कि नजम सेठी जो आपने मेरे ऊपर केस किया तुम भी खामोश रहो, और मैंने एहसान मानी को कह दिया वो भी खामोश रहे। अब शहबाज शरीफ का है वो टाइया फोन है कि अब उसको कैसे आपस में मेल मिलाप करके, और जो अपना फॉरेन फंडिंग है उसको कैसे मेल मिलाप करके खामोशी से जब वक्त गुजारें, और उसके बाद इसी तरह मामला दफन रहे। और जो इमरान खान के हवारी हैं और ये जो इन्होंने जो बात चलाई है उसका कई अरबों रुपए का फर्क पड़ गया है, उसको स्टे इन्होंने दिलवाया हुआ है। इमरान के ऊपर जो जहाज का केस है, हेलीकॉप्टर का, और उसके बाद इसके ऊपर जो हरियाली लाओ, उसके ऊपर जो इसने वो पैसा खर्च किया हुआ है, जो इसने कहा इतने करोड़ में दरअसल लगा दिए, उसके ऊपर भी केस बंद पड़े हुए हैं। तो ये सारे अपना चीजें एक दूसरे का ये बच बचाव कर रहे हैं, और मैं ये बता रहा हूँ कि इस मुल्क में कुछ भी नहीं होना अनलेस के ये जो भी करेंगे आपके सामने है। अच्छा सर, एक और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि कभी हम देखें कराची की जो सफाई है वो FWO को उन्होंने ठेका दे दी है, तो
ये आपका ख्याल में ये किसकी ज्यादा कमजोरी है, सूबाई हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की, कि अब उनसे ये एक काम तो नहीं हो रहा, मुझे उन्होंने इसका ठेका भी फौज के एक इदारे को दे दिया। एक तो मुझे सख्त अफसोस है और मुझे दुख हुआ है कि पाक फौज को ये सफाई वाला जो जमादारों वाला काम दे दिया है। इसका मुझे बड़ा अफसोस है कि जब आपके बल्दियाती वहाँ नुमाइंदे हैं, आपका मेयर है कराची में, पहले तो उनको सजाएं दे ना कि उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, और उनको सजाएं दे, उनको पूछें कि इतना पैसा जो लूट मार का अरबों रुपए हर दफा ये इनके पास आता रहा है वो कहाँ गया है। फिर चाइनीज को इन्होंने बुलाया है, वो कहाँ चले गए हैं कचरे के लिए। तो अब पाक फौज ने जो ये मेहरबानी इनके ऊपर की है, तो ये तो मैं कहूंगा कि पाक फौज को चाहिए अब कि जिस महकमे को, फौजी महकमे को ये काम मिला है, ये हमेशा के लिए अपना चार्ज ले लें, क्योंकि ये बल्दियात वाले अरबों रुपया सालाना खाते हैं इन्हीं चीजों पे। मेयर साहब जो है कराची के, वो भी अरबों रुपया खाते हैं। तो ये सारा पैसा जो अब सफाई कर रहे हैं, ये इर्द गिर्द उसके दीवारें बनाएं और वो जो क्लीन अप करें, जो साथ कच्ची आबादी बनी हुई है, ताकि नालों को प्रॉपर करें। एक जगह से नाला अपना 200 फुट चौड़ा है, आगे जाके 30 फुट चौड़ा हो जाता है, तो वो तो भाई तो आनी आनी है। जब पानी का जोर आएगा तो 200 फुट का जो पानी है 30 फुट में जाएगा, तो वो क्या होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाक फौज के जो अदारे को ये मिला है, तमाम फंड उनके पास जाने चाहिए, बल्दियात के और मेयर के, ताकि वो हमेशा 3 4 5 साल इसको प्लानिंग करके ठीक करके फिर जाना है तो जाए जी। अच्छा, सर अभी एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या अपोजिशन हुकूमत को थोड़ी सख्त टाइम देने वाली? देखें जी, टफ टाइम तो होना था। ये आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट का भी काम देखें ना इसमें, कि रातों रात पिछला जो मामला हुआ है, अपोजिशन सख्त थी और मुकाबला कर रही थी। उसके बाद फिर जेयूआई, उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर ऐलान किया कि हमें पूछा ही नहीं गया। रात के 2 3 4 बजे के बाद ये अपोजिशन वालों ने पता नहीं क्या काम किया है कि हम पूछे बगैर इन्होंने हाँ कर दी और खामोश हो गए जाके पार्लियामेंट में। तो ये इनके ऊपर तमाम जो अपोजिशन है, इनके ऊपर कोई एस्टेब्लिशमेंट वाले बैठे हुए हैं। जब वो खामोश होंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये बाहर निकलेंगे और ये सब काम करेंगे। उसके फिर इमरान खान को टफ टाइम मिलेगा, और उसके बाद तो वरना तो ये कुछ भी नहीं होगा। और मैं ये कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को अब खामोश रहना चाहिए, और पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है उसने जो गड़बड़ की हुई है, कोई काम नहीं हुआ। ऐसे फ्रंटियर का ऐलान कर दिया, सॉरी, के तीसरा सूबा बनाने का। अब सूबा बनाने का क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, ऐसे तमाशा बना के रखा हुआ है। तो अगर सूबा बनाना है तो सीरियस हो। फाटा का अगर आप इतने सीरियसली बना दिया है, तो इधर क्या आपको तकलीफ है, फौरी तौर पे सारी चीजें करे ना। तो ये आप सराइकी सूबा उस तरह ऐसे एक एडिशनल सेक्रेटरी वहां बैठा दिया है, और उसके बाद कोई पता नहीं आगे क्या करना है, ना कोई प्लान ना कुछ। और उसमें मैं ये कहूंगा कि इनको ये चाहिए कि ये सारे काम करें, अगर नहीं करने तो अपना ये मामला खत्म करें। और उसके बाद मुझे मुझे तो ये लगता है कि ये इमरान खान से तो मामला नहीं चल सकता। और जो जिस तरह की महंगाई हो गई है, जिस तरह 2 नंबरी हो रही है, और जो मानी हो रही है, और इतनी मिनिस्ट्री की कैबिनेट की मीटिंग है, मैंने आज तक नहीं देखी कि हर रोज कैबिनेट की मीटिंग हो। भाई इतनी कैबिनेट मीटिंगें आपने करनी है तो मिनिस्टरों ने काम कब करना है। रोज उनको मुसीबत पड़ी होगी कि इमरान खान से पता नहीं क्या पूछ रहे, क्या हो जाएगा। तो ये उनको अपने काम करने दो, उनको पावरें दो, और हर रोज ये मीटिंगें जो इतनी होती हैं इसका भी जरा ध्यान करें। और उसके बाद कैबिनेट को जरा फॉर्मेट अच्छा करें और आदमी कम करें, और उसमें जो नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के ऊपर जो कुर्बान होने वाले हैं, उनको रखें, जिनके पास ड्यूल कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, दूसरी चीजें हैं। या आपको क्या पता इमरान खान के अंदर के खाने ये अपना बाहर के मुल्कों के एजेंट बने हैं। पाकिस्तान का तो मैं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को दे शुड टेक केयर। और उसके बाद चौधरी परवेज लाई
इज द बेस्ट पर्सन जो पंजाब को रन कर सकता है। तो उसका मैं कहूंगा कि ये मामला देखें और पंजाब का कम से कम पंजाब ही पाकिस्तान समझे कि जो पंजाब में अगर सारी चीजें बेहतर हो जाएं, जरा दूसरी चीजें एस्टेब्लिशमेंट उधर ही बेहतर कर दे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के काफी मामलात कम हो जाएंगे। जी सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी, ये कुलभूषण के हवाले से, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री अपनी काफी बनाई थी। मुझे तो लगता था कि हुकूमत काफी अच्छे काम कर रही है, लेकिन लोगों ने बहुत कमेंट्स किए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हुकूमत जो है वो इसको रिहा कर देगी। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, जितनी नालायक हुकूमत ये है और इलिटेट भी कहूंगा कि इनको कोई समझ नहीं है। दरअसल हुकूमत चलती है प्लान से, प्लान बना के सारा प्लानिंग के बाद ये चलती है। और लेकिन इमरान खान अपने आप को अक्लमंद समझता है। ही थिंक्स के इसके ज्यादा इसको किसी और को कोई पता ही नहीं है। जो पता है, जो इल्म है, तजर्बा है, वो इमरान खान ही का है। तो वो किसी से ना तो मशवरे ज्यादा करता है और हर काम खुद चलाना चाहता है सिंगल हैंडेडली। तो अब आप देखें कि पूरे मुल्क में जितना शोर है, कि जितनी करप्शन पूरे मुल्क में हुई हुई है, जितनी महंगाई हुई हुई है और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, और किसी को कल का पता नहीं कि कल हुकूमत ने क्या करना है, परसों क्या करना है। दरअसल कोई प्लानिंग होनी चाहिए। और ये मैं कहूंगा कि पाक फौज को ये इमरान खान एक कंबल चमड़ गया है। अब ये कंबल की अब कब छोड़ना है कंबल को, ये अब अल्लाह करे कि जल्दी वक्त आ जाए कि पाक फौज कंबल को छुड़ा ले। और सर, ये जब भी आप बात कर रहे थे सिंगल हैंडेडली, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये बिल्कुल सही से सिंगल हैंडेडली काम करें, क्योंकि अभी तो इनकी काफी वीक गवर्नमेंट है, लोग कहते हैं इस वजह से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या इनके मिनिस्टर इसलिए नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो आपके ख्याल में क्या अगर ये सिंगल हैंडेडली होते तो ये ज्यादा परफॉर्म बेहतर कर सकते थे? इनके पास ज्यादा पावर होती, क्योंकि अभी तो एक तरह की मशरूत हुकूमत है ना। नहीं, देखें, पावर तो होती है प्लानिंग से। कोई प्लानिंग आदमी करता है, फिर कोई सिस्टम बनाता है, तो उसके बाद फिर आप चलें। आप देखें कि इमरान खान ने 2 साल इसको हो गया है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई विजन नहीं, कोई इन्होंने कौम को कुछ नहीं रास्ता दिखाया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना। बस ये रोजाना कभी कोरोना का मामला आया हुआ है, कुछ बचत हुई है इसकी, वरना उससे पहले आप देखें कि पता ही नहीं था मुल्क जा किस तरफ रहा है। रोजाना ये दौरे कर रहा था, इधर कर रहा था, लेकिन मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं। कश्मीरियों के ऊपर दोबारा मैं बात करूंगा कि कुछ ना कुछ तो अटैक करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इंडिया को कुछ पता तो चले वहां पे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं और वहां पे इंडिया में जो कश्मीरियों को जुल्म हो रहे हैं उसका सद्देबाब क्या किया है इन्होंने। खामोशी से बैठे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं अपना ये। और ये कभी लंदन में अपना इंडियन एम्बेसी के सामने, यहाँ तो काफी कश्मीरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत क्या कर रही है, इसका ये जवाब दें कौम को, ये कश्मीरियों को जवाब दें कि कश्मीरियों की के लिए जंग में कैसे सामने आएंगे। अगर इंडिया ने ऐसे हमने किया होता तो इंडिया बॉर्डर पे फौजें ले आता फौरी, कुछ ना कुछ ठाठू कर देता, लेकिन हमने कुछ भी नहीं। हम तो ऐसे यतीम बन के बैठे हुए हैं कि जैसे मोदी बहुत बड़ी सुपर पावर है और हम उसके मुरीद हैं और हम उसके कमी कमीन है। इस चीजों से निकलें, अटैक करें थोड़ा, ताकि इंडिया को पता चले कि पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान की फौज दुनिया में मानी हुई फौज है और दुनिया कहती है कि पाकिस्तान से सख्त कोई और फौज नहीं है। तो अभी आपने उनका ड्रोन भी गिराए, उनके और जहाज भी गिराए, तो ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान कि आगे बढ़ो, कोई अपना इंडिया के ऊपर थोड़ा अटैक करो, कुछ पूरी दुनिया में कुछ 10-8 मुल्क जमा करके वो इंडिया में भेजो कि वहां जाके देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी को जाने भी नहीं देते। इतना भी नहीं आप कर सके। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, खुदा हाफिज।